नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी आरवीएनएल TG2 और यूपी पीसीएल TG2 DRDO सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने जा रहा है यूपी आरवीनल TG2 का, ये उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, लगभग अभी 10 दिन टाइम बाकी है। अगर इतने समय में इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर देते हैं तो आपको 70 से 80% यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब इसकी आंसर की आएगी तो हम इसी में से मिलाएंगे कि आखिर कितने प्रश्न फंसे। तब दोस्तों अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो यही सीरीज आपको याद आएगी कि हमने इस सीरीज को देखा था, वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे। चलिए, मैं खैर ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, जब एग्ज़ाम होगा तब देख लेना। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, मैंने सारे टॉपिक को इंक्लूड किया है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे मैंने छोड़ दिया है। पूरे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न से चलते हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है। विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा, मतलब क्या किया जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गार्डिंग। जो कि दोस्तों इसकी व्याख्या से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, विद्युत यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गार्डिंग कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए। दोस्तों ये रही इसकी व्याख्या। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डैश की सीमा में होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500 ओम से लेकर 3000 ओम तक। ये इसका सही उत्तर है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, चित्र में दर्शाया गया चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है? इसमें दोस्तों आपको बताना है कि इस चित्र में कौन सा संकेत दर्शाया गया है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली के घेरे में, मतलब बिजली के घेरे से दूर रहें। ये बिजली का कोई यहाँ पर खतरा है, यहाँ से आप दूर रहें, यही इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं और बात करूँ चेतावनी चिन्ह की, इन चिन्हों से चेतावनी दी जाती है। ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीले पृष्ठभूमि पर काले रंग की आवृत्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आप इन्हें देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग सिग्न की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड किस रंग की होती है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीले रंग की। इसकी पृष्ठभूमि जो है पीले रंग की होती है। जो कि और हम बात करें तो चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ प्रमुख चेतावनी चिन्ह इस प्रकार हैं, जैसे कि दिया गया है यह चेतावनी चिन्ह। दोस्तों मैं अभी दिखाता हूँ आगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक नियॉन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह जांच करने की परिपथ जीवित है या नहीं। दोस्तों नियॉन सर्किट टेस्टर का उपयोग करते हैं, उसमें करंट है या नहीं इसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। यह सस्ता और उपयोगी उपकरण होता है। जैसे कि दोस्तों नियॉन टेस्टर का उपयोग फेज टेस्ट के लिए भी किया जाता है और इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक की विद्युत की उपलब्धता जांचने के लिए किया जाता है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रास्प कट फाइल यानी रास्प कट रेती। दोस्तों ये जो रेती है इसे रास्प कट केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग
लकड़ी, रबर या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा नर्म धातु एवं चमड़ा आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये मान लो इसको आप पूरा याद करना, क्योंकि दोस्तों यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। फिर बाद में आप कहोगे कि कहाँ से प्रश्न बन गए, इसीलिए आप इसे पूरा जरूर याद रखें। डैश डैश का उपयोग ठोकने तथा सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाल पिन हथौड़ा। बाल पिन हथौड़े का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बाल पिन हथौड़े में देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये पूछ लेता है कि हथौड़े का कौन सा भाग है, कौन सा भाग नहीं है। एक भाग नहीं दे देता है और बाकी भाग यहाँ से दे देता है। जैसे कि बाल पिन दे देगा, हैंडल दे देगा, वेज दे देगा, नेक दे देगा, फेस दे देगा और एक भाग दे देगा जो इसमें नहीं होगा, इससे संबंधित नहीं होगा। वो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। इस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों बाल पिन हथौड़े के लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। इसमें एक तरफ की आकृति बाल की तरह होती है, इसीलिए इसे बाल पिन हथौड़ा कहते हैं। इसका प्रयोग विशेष तौर पर रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वैद्युत आवेश की एसआई इकाई यानी एसआई इकाई क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कूलाम इसका सही उत्तर है। आवेश की इकाई कूलाम होता है। जैसे कि दोस्तों एम्पियर धारा की इकाई होती है, वाट शक्ति की होती है, डी जो है मतलब वोल्टेज की इकाई होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, ये इसे तो मैंने आपको बता दिया, आवेश कूलाम, धारा एम्पियर, शक्ति वाट, वोल्टेज वोल्ट की इकाई होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंपल सा सवाल है फार्मूले पर। मान लो सिंपल सा है, जैसे कि इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां आई धारा को और आर प्रतिरोध को तथा टी समय अवधि को निरूपित करते हैं। दोस्तों इसमें इसका फार्मूला लगभग सभी को आता ही होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई स्क्वायर आर टी जूल इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका संबंध दिया गया है, जो कि जूल के नियमानुसार दिया गया। W बराबर विभवांतर गुणे आवेश की मात्रा। अब दोस्तों Q बराबर आई टी होता है, तो आई धारा को लिख दिया गया है, टी समय को लिख दिया गया। V विभवांतर V को प्रदर्शित करता है, इसीलिए दोस्तों W बराबर VIT हो जाएगा। V बराबर IR होता है। इसी तरह यहाँ पर मान रख के यहाँ पर फार्मूला बना दिया गया है। अगले प्रश्न पर दोस्तों ये भी फार्मूला है, ये भी है, ये सारे फार्मूला हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहीं से निकाल लिया गया है वो फार्मूलों को। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 39 ही होगी, क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, कोई अंतर इसमें देखने को नहीं मिलता ज़्यादा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 39 होगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है। दोस्तों धारा की इकाई एम्पियर है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट है, प्रतिरोध की इकाई ओम, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग इंग्लिश में भी देख लेना, यहाँ पर इंग्लिश वाले ज़्यादातर हमारे पास छात्र नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। डैश डैश ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव, अंतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों एक फार्मूला होता है जो कि ओम के नियम के अनुसार होता है, V बराबर आई आर फार्मूला होता है। दोस्तों इसी को उलट पलट के 2 से 3 बना दिए जाते हैं इसके फार्मूले। जैसे कि यहाँ पर आई बराबर निकालोगे तो V अपान आर हो जाएगा, अगर आर बराबर निकालोगे तो V अपान आई हो जाएगा। इसी तरह इसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आई बराबर V अपान आर सही उत्तर है एम्पियर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 3 तत्वों में से डैश डैश को निरावेशी माना जाता है।
इसमें कोई आवेश नहीं होता। दोस्तों किसमें आवेश नहीं होता? आप सभी जानते होंगे कि न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि दोस्तों प्रोटॉन में चार्ज होता है, जैसे कि मैं बता दूं, प्रोटॉन में माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, मन कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों ये दोस्तों प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जैसे कि मैंने आपको इतना बताया, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रॉन को निरावेशी यानी न्यूट्रल माना जाता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है ओम होता है। वोल्ट की वोल्टेज की वोल्ट होती है, वाट शक्ति की होती है, हेनरी रिलक्टेंस की इकाई होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिरोध के समांतर समायोजन को तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधों में से निम्नतम मान वाले प्रतिरोध से कम होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ये दोस्तों फार्मूला मान लो जो है, समांतर में जो होता है सबसे कम प्रतिरोध होता है, जबकि सीरीज में प्रतिरोध ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला ही दिया गया है, जबकि सीरीज में सीधा जोड़ लेते हैं, R1 + R2 R3, इसी तरह सीरीज में R इक्विवेलेंट बराबर होता है। जैसे कि प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध सभी जुड़े प्रतिरोधों में से बड़े वाले प्रतिरोध से बड़ा होता है, क्योंकि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3 डैश अनंत तक होता है। अगला प्रश्न है, डैश 2 या 2 से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोड़ 2 या 2 से अधिक तारों को जोड़ने की एक विधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ऐठा हुआ जोड़, मैरिड जोड़, टी जोड़, विट्रानिया टी जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़, स्कारफट जोड़ और टैप जोड़। दोस्तों ये स्किल टेस्ट में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूछ लेगा, आपको बताना है कि ऐठा हुआ जोड़, एक तार दे देगा आपको, वहाँ पर आपको दिखाना है कि ऐठा हुआ जोड़ कैसे बनाते हैं, आपको वहाँ पर बनाकर दिखाना होगा। जैसे कि DRDO में स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे लगभग एक प्रश्न पूछा जा सकता है तार के हिसाब तारों से, तो इसीलिए आप दोस्तों इन तारों को आप बनाकर देख लेना, कौन सा कैसा तार बनता है, कौन सा जोड़। चलिए अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। अगला प्रश्न है, फ्लक्स सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को डैश और सोल्डर के प्रभाव को डैश है। राइट आंसर दोस्तों, फ्लक्स के सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र के ऑक्साइड को हटा देता है और सोल्डर के प्रवाह को अनुमन्य करता है, ये सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी आप खुद से देख सकते हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फ्लक्स चूर्ण अथवा लेई के रूप में होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ जोड़ी जाने वाली धातुओं के सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। अगला प्रश्न है, मतलब अगली पॉइंट जानकारी है, यह जोड़ को साफ करता है तथा सोल्डर को पिघलाने में शीघ्र सहायता करता है। अगला पॉइंट है, यह सतह पर जंग लगने से बचाता है, यह जोड़ को मजबूती प्रदान करता है और यह ऊष्मा को जाब तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है। जैसे कि दोस्तों इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम में, चलिए जो ITI लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये तो दोस्तों सवाल है, आप इसे हल जरूर करें। जैसे कि दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों इसमें आप हल करेंगे तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 5 आ जाएगा। दोस्तों इसे आप खुद से हल कर सकते हैं। जैसे पहले इनको सीरीज में जोड़ेंगे, फिर समांतर में जोड़ेंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों दिया गया है।
यहाँ पर आप देखकर हल कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इस तरह के सवाल जहाँ मिले तो वहाँ से अधिक करिए बिना देखे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न, विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए प्रयोग करते हैं। सोल्डर का तारों को जोड़ना इसका काम होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सोल्डर जो होता है वहाँ पर टीन और शीशा प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दो समान या भिन्न धातुओं के तारों के टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। यह तीसरी धातु फिलर धातु तथा या सोल्डर कहलाती है। यह प्रायः शीशा तथा टिन से बनी मिश्र धातु होती है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। ये इसकी जानकारी रही एक्स्ट्रा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रतिरोध इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों आदर्श नियतांक धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत प्रवाहित होगा। जो कि दोस्तों शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका करंट ज़्यादा लेगा। जैसा कि शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में बहुत उच्च या अनंत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही निम्न अथवा शून्य हो जाता है, यानी प्रतिरोध जो होता है वो शून्य हो जाता है। अगला है आपका प्रश्न, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा कहते हैं। जो कि दोस्तों आपको धारा की डिफिनीशन आप सभी को पता ही होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं, धारा बराबर आवेश अपान टाइम होता है, यानी क्यू अपान टी होता है। जैसे कि दोस्तों इसका कूलाम प्रति सेकंड होता है और इसकी एक इकाई एम्पियर होती है। दोस्तों अधिकतर ये कूलाम प्रति सेकंड इकाई पूछता है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अगर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है यहाँ से कोई प्रश्न बाहर जाने वाला है आपका। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए, कौन से फ्यूज का आकार में बड़े होते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीसी फ्यूज जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ये फ्यूज से कुछ संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कारतूस प्रकार के एचआरसी फ्यूज। ये एक वोल्टेज फ्यूज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न जानने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दी गई। कारतूस प्रकार के एचआरसी यानी हाई रिप्रेचरिंग कैपेसिटी एक फ्यूज एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है। इसकी विदारक यानी रिप्चरिंग क्षमता 66 केवी पर 500 एमवी मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर तक होती है। इसमें चांदी का तार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का फ्यूज आपने देखा ही होगा। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से पदार्थ लगे होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर से भी प्रश्न पूछ लेते हैं यानी दोस्तों स्किल टेस्ट में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपको ज़्यादा कठिन बनाना चाहता है स्किल टेस्ट तो यहीं से प्रश्न उठा लेता है, जो कि दोस्तों यहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि दोस्तों डीआरडीओ के लिए अति महत्वपूर्ण ये हो सकता है। क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ में तो 20 गुना लड़के लेगा, वो कठिन बनाना चाहेगा कि कितना स्किल टेस्ट कितना से कितना कठिन हो जाए, तो इसीलिए इस तरह की जानकारी पूछ सकता है स्किल टेस्ट में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अंकीय रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को द्विधारी संख्या क्रमशः डैश डैश और के रूप में दर्शाया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 और 0 को रूप में दर्शाते हैं। जैसा कि दोस्तों
डिजिटल रिले में ऑन और ऑफ अवस्था को बाइनरी संख्या में क्रमशः 1 और 0 के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं तो बैटरी सेलों से बनी होती है, जैसे कि बैटरी सेलों का एक समूह होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ अधिक जानकारी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे कि सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है, वहाँ पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है जहाँ पर समांतर में किया जाता है, और सीरीज में जहाँ किया जाता है वहाँ पर कम वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर खुद से अधिक जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाले प्रदर्शन संकेत हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज, क्षमता, दक्षता इसके संकेत हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्टेज, क्षमता तथा दक्षता तीनों पैरामीटर बैटरी को व्यक्त करते हैं। और अगला पॉइंट है, प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जाती है। बैटरी की दक्षता को एम्पियर यानी एम्पियर घंटा तथा वाट घंटा दोनों प्रकार से व्यक्त की जाती है। जैसे कि दोस्तों आप मोबाइल में देख सकते हैं, कितने मान लो आपकी 4000 mAh की बैटरी है, जो एम होता है 4000, जैसे 4000 mAh की बैटरी है तो जो mAh जो लिखा होता है, ये दोस्तों एम जो है ये मिली को प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ से 3 मान लो 0 हट जाएंगे तो यहाँ AH यानी 4 आवर घंटा मतलब 4 एम्पियर घंटा हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छिद्रयुक्त इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इनका प्रयोग धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डैश डैश एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्पंज लेड, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लेड एसिड सेल की विद्युत वाहक बल जो होता है 2.1 वोल्ट प्रति सेल होता है। और लेड एसिड सेल की एम्पियर घंटा यानी एम्पियर आवर दक्षता 90 से 95 तक तथा वाट दक्षता जो होती है 75 से 80% तक होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेड एसिड सेल का उपयोग कार, रेलवे, ट्रक आदि में किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसकी इकाई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर दिया गया है फ्लक्स अपान क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका मान देख सकते हैं। इसकी इकाई दोस्तों काफ़ी पूछी जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट प्रति मीटर इसकी सही इकाई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर खुद से और कुछ पॉइंट अपने आप से खुद से देखना है, क्योंकि दोस्तों हम सारा बिल्कुल डिटेल से करने लगेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगा, जो कि दोस्तों कोई देखता नहीं है। चलिए, विद्युत क्षेत्र शक्ति की एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इनका चुंबक तथा विचुंबकन कठिनता से होता है। इनका हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो अधिक क्षेत्रफल वाला होता है, और इनकी धारण क्षमता जो होती है अपेक्षाकृत उच्च होती है तथा निग्रह बल की अपेक्षा उच्च होता है। और दोस्तों इनका जो हिस्टैरिसीस लूप की आकृति आयताकार होती है। स्थायी चुंबकीय बनाने के लिए इस्पात, निकिल और कोबाल्ट, एल्निको आदि उत्तम पदार्थ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न जाने से पहले अगर आपको PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये चैनल पे आपको PDF दे दी जाएगी, अगर चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी धारा से जो मतलब अल्टरनेटिव करंट से जो कुछ प्रश्न लिए गए हैं। मैंने दोस्तों सारे टॉपिक ही यहाँ पर लिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बच गया हो मेरी नज़र से। चलिए, एक प्रत्यावर्ती EMF को गणितीय रूप में 200 साइन 314T द्वारा व्यक्त किया जाता है, आवृत्ति का मान क्या होगा? दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा 50 हर्ट्ज निकल कर आ जाएगा। दोस्तों सिंपल सा है, यहाँ पर फार्मूले पर रख देना है। V बराबर इतना दिया है, V बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है V साइन ओमेगा टी, किससे तुलना करने पर ओमेगा बराबर इतना दिया है, 2πf बराबर इतना दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान रख कर हल कर दिया गया है तो आवृत्ति बराबर 50 हर्ट्ज आ गया है। जैसा कि दोस्तों पहले ये सवाल आपको अपने मन से हल करना था। 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाइन वोल्टता बराबर √3 गुणे फेज वोल्टता इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक जानकारी खुद से चेक कर सकते हैं कुछ जानकारी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि दोस्तों लाइन वोल्टता और लाइन धारा, लाइन वोल्टता ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सवाल लगते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। एक त्रिप्रवस्था धारावाही लाइन में एक संवाहक तार यानी लाइन पर बैठी चिड़िया डैश डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित होगी। क्यों सुरक्षित होगी, यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि दोस्तों एक त्रिप्रवस्था 3 फेज लाइन के एक संवाहक यानी कंडक्टर तार पर बैठी चिड़िया सुरक्षित रहती है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए बंद परिपथ की आवश्यकता होती है, यानी दोस्तों बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। और दोस्तों मैं आपको ऐसी अपनी भाषा देहाती भाषा में बता देता हूँ कि उनके पैर में तो ब्लड होता नहीं है, इसीलिए उनको करंट नहीं लगता है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध संधारित्र यानी प्योर कैपेसिटर में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज तरंग यानी वेव फॉर्म से 90 डिग्री आगे होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर खुद से अधिक जानकारी देख सकते हैं। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि शुद्ध संधारित्र में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी, ये फार्मूला दिया गया है। यहाँ से दोस्तों काफ़ी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो कि प्लेट भू संपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री से बनी होती है? सही उत्तर है तांबे से बनी होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ प्लेट की जो रेंज होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, जो कि दोस्तों TT2 में पूछा गया है और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, और दोस्तों पाइप भू संपर्कन में गैल्वेनाइज्ड इस्पात GI के जो छिद्रमय पाइप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 प्रति बिंदु परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोधन जो होता है 50 बट्टे परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किससे बचाने के लिए भू संपर्कन यानी अर्थिंग की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिजली के झटके के खतरे से बचने के लिए, जो कि दोस्तों ये सवाल लगभग सभी को आता होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी वस्तु को जब अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है तो उसे अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग की विभिन्न विधियाँ इस प्रकार होती है। जैसे कि अर्थिंग कितने प्रकार के कर सकते हैं, जैसे कि प्लेट में अर्थिंग कर सकते हैं, वाटर टैप अर्थिंग कर सकते हैं, पाइप अर्थिंग कर सकते हैं, रॉड अर्थिंग कर सकते हैं। चलिए इतने प्रकार की मान लो अर्थिंग होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीनर डायोड प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे कि दोस्तों ये जीनर डायोड का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये दोस्तों पूछा जाता है, ये इसका मान लो सिंबल बना देगा, आपसे पूछ लेगा कि ये सिंबल कौन सा है।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मेनियम और सिलिकॉन डैश डैश होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर खुद से अधिक जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अचालक पदार्थों की अधिक और परंतु चालक पदार्थों से कम होती है। इन परमाणुओं की अंतिम कक्षा में प्रायः 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अर्धचालक होते हैं, और जो दोस्तों चालक होते हैं उसमें 1 2 3 तक होते हैं। और जो मान लो गैस मान लो अक्रिय गैसें होती हैं, उनके मान लो लास्ट में जो होता है 0 होता है। अगले उनका इलेक्ट्रॉन जो 0 होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा डैश डैश की कोटि में होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो एम्पियर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर डैश डैश होता है। सही उत्तर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और कुचालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपकी जो यूपी आर्मिनल TG2 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये प्रश्न उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आप जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसोगे या वहाँ पर प्रश्न देखोगे तो आपको यही क्लास ध्यान में आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो कि दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राई वायलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह बन जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों पी टाइप जो जब अर्धचालक की त्रिसंयोजकता वाले तत्व जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम आदि होते हैं, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर से है। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर में डैश डैश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर होता है, कलेक्टर होता है, बेस होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पीएनपी में, और एनएनपी में देख सकते हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस इसमें भी होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ग क्लास ए प्रवर्धन की क्षमता क्या होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 35% होती है। जैसे कि ए की तो 35% हो गई, बी प्रवर्धक की दक्षता जो 78% और सी प्रवर्धक की दक्षता जो है 85% होती है। अगला प्रश्न है आपका, किसी सर्किट में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स बायस से जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जेनर डायोड का डायग्राम आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारी आप खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड के संदर्भ में पीवीसी यानी PIV का पूरा नाम क्या है, यानी PIV का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर है पीक इनवर्स वोल्टेज इसका पूरा नाम है। अगला दोस्तों अगला प्रश्न जानने से पहले कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV-VM होता है, जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर का PIV-2VM होता है। अगला पॉइंट है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का PIV-VM होता है। अगला प्रश्न पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि सिलिकॉन डायोड मुक्त बायस धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज EB का मान 0 हो तो V आउट का मान क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लस EB प्लस 0.7 वोल्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन आप खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है जब। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई न हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया अभी। PNP ट्रांजिस्टर में धारा डैश डैश द्वारा प्रवाहित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छेद द्वारा।
दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी खुद से देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप में निम्न में से क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज लब्ध में कमी होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जानकारी देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, आप खुद से देख सकते हैं। और दोस्तों ऋणात्मक फीडबैक में फीडबैक सिग्नल आउटपुट सिग्नल के विपरीत कला 180 डिग्री फेज का अंतर होता है, यानी फेज का अंतर होता है। अगला प्रश्न है आपका दिया गया है, वर्ग डैश डैश शक्ति प्रवर्धक पावर यानी पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिनत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक को इस प्रकार अभिनत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। और दोस्तों वर्ग ए एम्पलीफायर डिप्लेटी सर्वोत्तम डिस्टॉर्शन न्यूनतम तथा आउटपुट पावर कम होती है और इसकी दक्षता 20 से 35% तक होती है। और दोस्तों वर्ग ए एम्पलीफायर को प्री एम्पलीफायर तथा ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर यानी एफईटी में इनपुट और आउटपुट मात्रा डैश डैश में वर्गिक अवधि के कारण अरैखिक से संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सक्सले समीकरण से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर समीकरण दी गई है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सिलिकॉन नियमित दृष्टिकारी यानी एससीआर में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सतह तथा 3 जंक्शन हैं इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं आपका। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले कुछ पॉइंट देखते हैं। इसे पीएनपीएन डायोड यानी विथ गेट टर्मिनल भी कहते हैं। यह एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। अगला प्रश्न है आपका, यदि फायरिंग कोड को बढ़ाते हैं तो एक एससीआर का औसत निर्गत मान है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घटेगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि एससीआर में 4 परतें और 3 टर्मिनल तथा 3 जंक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों अभी आपको चित्र द्वारा समझाया था। और एससीआर को डीसी स्विच की तरह प्रयोग किया जाता है। एससीआर सदैव फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इनपुट के कौन से संयोजन के लिए नैंड गेट का उत्पादन कम है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1.1 होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका वो जो टेबल होती है उसको समझ लीजिए, वहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। नंद गेट में दोनों इनपुट उच्च होने पर आउटपुट शून्य प्राप्त होता है, जैसे कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो द्विधारी बिट्स से अधिक जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिक सर्किट को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण योजक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी आप खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ्लिप फ्लॉप जिसमें 2 जेके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका सही उत्तर है, इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि, इसका सही उत्तर है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं BIS का जो पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। यह भारत में राष्ट्रीय मानव निर्धारित करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, घरेलू उपकरण की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ यानी सर्किट में सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर डैश से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर, इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, IEE नियम के अनुसार उच्च वोल्टेज सीमा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 33,000 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए IEA नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, किसी केबल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पीयर है। यदि धारा की समृद्ध अतिरिक्त रक्षण यानी क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए रक्षित है तो केबल की धारा क्षमता डैश होगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20 एम्पीयर सही उत्तर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये केबल जो है 25 एम्पीयर तक विद्युत धारा वहन क्षमता में 3 या 4 कोर वाले बनाए जाते हैं। और अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जहां निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है तो वहां उपयुक्त जोड़ है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एरियल जोड़। एरियल जोड़ का वहां पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि एक फेज परिपथ में मुख्य चालक L तथा N लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए, इसका क्या कारण होगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा भारी शॉर्ट सर्किट धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर ढकेल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपको दिया गया है, VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं VIR का फुल फॉर्म देख सकते हैं, वाल्कनीकृत भारतीय रबर होता है, जैसे कि वाल्कनीकृत इंडियन रबर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, डिस्ट धारा मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन स्टील से बना होता है। जैसा कि दोस्तों अब यहाँ पर कुछ प्रश्न जनरेटर से भी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ DC मशीन का आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है और आर्मेचर में स्लॉट बने होते हैं जिसमें आर्मेचर कोर पंच की जाती है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है और आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन द्वारा बनाया जाता है ताकि भंवर धारा हानि कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं DC धारा मशीन यानी डिस्ट धारा मशीन में आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो कि आपको सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, डिस्ट धारा शंट जनरेटर यानी जनरेटर का मुख्य दोष क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ा कमी आती है, ये इसका मान लो दोष है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया कुछ जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं, अभिलक्षण में स्पष्ट है कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है और DC शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों के बहुत सारे टर्न से मिलकर बने होते हैं जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। और जो दोस्तों DC सीरीज जनरेटर होता है उसमें मोटे तार होते हैं और कम टर्न होते हैं, उसमें उसका प्रतिरोध निम्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि Z आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और P पोल संख्या है तो किसी समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, Z/P, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर किसी आर्मेचर पथ में आर्मेचर की संख्या Z/P होती है। लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या A मशीन के पोल्स की संख्या के बराबर होता है, अर्थात A = P, यानी समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या के बराबर होती है।
लैप वाइंडिंग में, जबकि वेव वाइंडिंग में जो होती है समांतर पथों की संख्या सदैव 2 होती है, चाहे मशीन कितने भी पोल की क्यों ना हो। दोस्तों वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 ही होता है समांतर पथों की संख्या। अगला प्रश्न है आपका। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसे डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बूस्टर कहते हैं। बूस्टर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है, जो कि बाह्य परिपथ में भेजना है। जैसे कि कम्यूटेटर का दोस्तों जो जनरेटर में होता है वो एसी को डीसी करता है, और जो मोटर में होता है वो डीसी को एसी करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुर्स का कार्य कम्यूटेटर यानी जो दिक् परिवर्तन से विद्युत धारा एकत्र करके उसे बाह्य कार्य परिपथ में भेजना हो, ये इसका व्याख्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में से क्या डीसी मशीन का भाग नहीं है। दोस्तों आर्मेचर तो होता है, कम्यूटेटर भी होता है, ब्रश भी होता है, लेकिन टेप चेंजर नहीं होता। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जो डीसी मशीन में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, स्टेटर, रोटर, मुख्य ध्रुव, इंटरपोल, साइड कवर, बेस प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, शाफ्ट कम्यूटेटर, लेमिनेटेड कोर, बेयरिंग और बेयरिंग प्लेट, ब्रश होल्डर, ब्रश रॉकर, आर्मेचर वाइंडिंग, फैन प्लेट आदि होते हैं। दोस्तों इससे अलावा ज़्यादा नहीं होते हैं, यही पर सब आप देख सकते हैं। अंतराध्रुव यानी इंटरपोल का कार्य डीसी धारा मोटर के भारित लोड होने पर ब्रश के दीप परिवर्तक यानी कम्यूटेटर के बीच डेड डैश को कम करना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्फुगलिन कम करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मशीन मोटर या जनरेटर के भारित होने पर ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच स्फुगलिन को करना है। और दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस चुंबकन प्रभाव को कम करते हैं, और यह कम्यूटेशन यानी दीप परिवर्तन को सुधारता है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर में एक दिक् परिवर्तक यानी डीसी मोटर में एक डीसी बलाघूर डेड डैश की सहायता से उत्पादित किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रश और कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक। दोस्तों कम्यूटेटर और मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य बी डायरेक्शनल सिग्नल को अंडर रिएक्शन सिग्नल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्री पंप, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यद्यपि शंट मोटर का प्रयोग लेथ मशीन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखा, ब्लोअर्स, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में करते हैं, शंट मोटर का बेहतर प्रयोग जो है प्रत्यागामी पंप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डिस्ट धारा यानी सीरीज मोटर कब अतिचालित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भार हटने पर ये तब अतिचालित होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी अगर भार हट जाएगा तो इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। और दोस्तों ये जो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाली जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 105 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वाई में 90 और ए में 105 डिग्री, ई में 120, बी में 130, एफ में 155 और एच में 180 और सी में जो होती है 180 से अधिक होती है डिग्री सेल्सियस से। अगला है आपका, एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड घूमता है, प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। जैसे कि दोस्तों डीसी जनित्र की चक्रण बराबर होता है 90 चक्र प्रति सेकंड बराबर जो 2 गुणे 90, ये इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180
चक्र प्रति सेकंड आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। दोस्तों सभी को पता होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो मोटर कहलाता है, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया था। किसने यह नियम दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क धारा मोटर का नियम है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर खुद जानकारी अधिक देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका ट्रांसफार्मर से है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने आवश्यक हैं? दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भेदता और कम हिस्टैरिसीस नुकसान, यानी हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जो इसमें जो ट्रांसफार्मर कोर में अल्प मात्रा में सिलिकॉन होता है, जैसे कि सिलिकॉन किस कौन कौन से धातु से मिलकर बनी होती, मतलब इसका जो आयरन होता है सिलिकॉन स्टील का, ये इसमें 0 से 5% से लेकर 5% सिलिकॉन और 99.5% से लेकर 95% तक प्योर आयरन होता है, जैसे कि इसको मिलाकर सिलिकॉन स्टील बना दी जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर पतलित कर देने पर भंवर धारा हानि भी कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर, जो कि 95 से 98% तक होती है। इसकी दक्षता जो है लगभग 98% तक होती है। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट में आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति, ये इसका सही उत्तर है। पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर प्रचलित किया जाता है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्थिर फ्लक्स युक्ति है, यानी स्थैतिक युक्ति है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी आप खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेगर का उपयोग करते हैं। दोस्तों मेगर का उपयोग चालक की सतत यानी कंटिन्यूटी जांच के लिए किया जाता है। और दोस्तों और कंटिन्यूटी जांचने के लिए मल्टीमीटर का भी प्रयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेगर एक हस्तचालित डीसी जनित्र होता है, जिसके द्वारा विद्युत मशीनों में केबल आदि का विद्युत रोधन यानी प्रतिरोध मापा जाता है। यह प्रतिरोध को मेगा ओम के श्रेणी को मापता है। अगला प्रश्न है आपका, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उसे डेड डेस्क इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यह उपकरण जो किसी राशि के तात्कालिक मान को एक संकेत द्वारा पूर्व अंकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जैसे कि आमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर आदि। वह यंत्र जो वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मानों को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है, जैसे कि एनर्जी मीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डेड स्टार को सूचक को इसमें से स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डिफ्लेक्टिंग, इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर, यहाँ दोस्तों अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगला प्रश्न है, यदि आम मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से अधिक लोड पर देने पर इसकी स्लिप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव बढ़ता है। जैसे कि दोस्तों स्लिप का फार्मूला होता है NS माइनस NR, और स्लिप प्रतिशत का जो फार्मूला होता है NS माइनस NR अपान NS गुणे 100। अगला प्रश्न है, किसी बहुकलम प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तचालित होता है। जैसा कि यह हस्तचालित एवं स्थिर गति वाली होती है, फुल लोड पर इफिशियंसी एवं पावर फैक्टर अच्छा होता है। इसे विश्राम अवस्था में ही प्रारंभ किया जाता तथा इसे तुल्यकालिक गति से नहीं चलाया जाता है। अगला प्रश्न, एमजी सेट को संरेखित करते समय यदि इस मोटर शाफ्ट मिलता है तो ब्लोअर व्यवस्था को क्यों किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर स्तर को उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी खुद से जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि दो रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कितनी दूरी पर होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री, जबकि और दो फेज जो होते हैं उसमें 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है जहां VL लाइन वोल्टेज है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, VL अपान √3 इसका सही उत्तर है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। इसका फार्मूला भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोटर पावर की 1 - स्लिप गुना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रोटर पावर आउटपुट बराबर होता है 1 - स्लिप रोटर इनपुट, और रोटर कॉपर लॉस बराबर होता है S गुणे रोटर इनपुट। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तक रेटिंग को किसमें मापा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, KVA में मापते हैं, जैसे कि दोस्तों DC मशीनों की रेटिंग KW या MW में मापा जाता है, यानी किलोवाट या मेगावाट में, और प्रतिघाती शक्ति का मात्रक जो होता है KVAR यानी किलो वोल्ट एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैलिएंट पोल रोटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका उपयोग 375 से लेकर 1000 RPM घूर्णन गति वाले हाइड्रो अल्टरनेटर में करते हैं। और दोस्तों इसमें जो 6 से 40 तक के पोल होते हैं। अगले प्रश्न है, ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि दो अल्टरनेटर एक ही शाफ्ट पर हों तो उन्हें कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में ब्रश एवं स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर की रेटिंग किस में दी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, KVA में देते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और रेटिंग किस में देते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिंग का हो गया KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर में, और प्राइम मूवर की जो रेटिंग होती है किलोवाट या मेगावाट में दी जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। मोटर की जो रेटिंग है HP यानी हॉर्स पावर में दी जाती है। एक हर्ट्ज बराबर 746 वाट होता है, जो कि आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार की जिस प्रणाली का शक्ति गुणक सुधारना होता है उसे समांतर में लगा दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर यह संधारित्र की भांति अग्रगामी धारा अर्थात अग्रगामी VA लेती है। अगला प्रश्न, जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं उसे डैश मोटर कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड जो होती है ये फार्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं NS बराबर 120 F/P होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर डैश के लिए जाना जाता है। सही उत्तर है दोस्तों, शक्ति गुणक सुधारने में और उपकेंद्र वोल्टता में स्थिरता प्रदान करने के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किस के बराबर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, P/√3 VI होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से सवाल बनते हैं, आप इसे देख सकते हैं। गला से जैसे साला बैठ गया। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। शाफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र उत्तेजन को बदलकर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं। क्षेत्र उत्तेजन बदलने पर सिंक्रोनस मोटर की आर्मेचर धारा भी परिवर्तित हो जाती है और 100% उत्तेजन पर विद्युत वाहक बल ईबी प्रयुक्त उल्टता वी के बराबर होते हैं तथा पावर फैक्टर इकाई होता है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं क्योंकि इसके डेड डैश के मध्य यानी इंटरलॉकिंग होती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर और रोटर फील्ड के मध्य। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अधिक जानकारी। सिंक्रोनस मोटर सदैव तुल्यकालिक गति से चलती है तथा चलते समय एक समान गति बनाए रखती है। अगला पॉइंट है सिंक्रोनस मोटर सदैव, ये अगला पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तथा यह डबल एक्साइटेड मोटर होती है और इसकी घूर्णन गति प्रत्येक लोड पर स्थिर रहती है। यह लैगिंग, लीडिंग और इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सिर्फ यही एक मोटर है जो कि लैगिंग, लीडिंग और इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न तुल्यकालिक मोटर में यानी सिंक्रोनस मोटर में पोल्स की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति, आवृत्ति और गति, इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप डेड डैश देता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 50 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। जैसे कि यहाँ पर इसकी जानकारी आप खुद से चेक करें। अगला प्रश्न है इंडक्टर लैंप के पास डेड डैश होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लैंप का जो डायग्राम बना गया यानी सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल से भी प्रश्न बन जाता है कहीं कहीं। अगला प्रश्न है आपका उच्च दाब एमवी लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के दाब का 2.5 गुना होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उच्च दाब एमवी टाइप लैंप में पारा वाष्प वायुमंडल से 5 से 10 गुना ऊंचे दाब पर कार्य करते हैं तथा उच्च दाब पर एमए टाइप में पारा वाष्प दाब वातावरण 2.5 गुना दाब पर स्टील सील की जाती है। अगला प्रश्न है एक प्रदीप्त दीप झिलमिला रहा है, दीप को तत्काल क्यों बंद करना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर जानकारी खुद से देख सकते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसकी वैद्युत कुंडली यानी एलिमेंट जल जाएगी। अगले प्रश्न है दोस्तों हीट का फार्मूला देख सकते हैं, H बराबर I² RT होता है जो पानी न होने के समय पर साथ गर्म होकर जल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अधिक जानकारी। अगला प्रश्न 2 धातु वाली पट्टियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, जैसे कि थर्मोस्टेट में, अभी चालनों के में, विद्युत परिपथों के खोलने अथवा बंद करने में और धातु से बने थर्मामीटरों में आदि में। अगला प्रश्न रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है आपका जो दोस्तों नाइक्रोम में जो धातु होती है 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका उपयोग जो है विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर आदि में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तापन अवयव के श्रेणी में यानी सीरीज में जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है आपका फ्लेपर नोजल का प्रयोग डेड डैश नियंत्रक में किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेटिक में करते हैं। अगला प्रश्न है ताप क्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव्य के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक एम्पिरिकल पैमाना डेड डैश पैमाना था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ़ारेनहाइट, जो कि दोस्तों इसमें वाइन का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपको अगला प्रश्न दिया गया निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री र्यूमर इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, किस वितरण प्रणाली का प्रयोग मतलब आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज और 4 वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि RYB आप जानते ही होंगे, फेज होता है जो N न्यूट्रल होता है, और जो जी यानी ग्रीन होता है वो ग्राउंड वायर होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी खुद से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केबल के इंसुलेशन के प्रतिरोध केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोल्डरिंग द्वारा। दोस्तों जो इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों व केबल के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न तनन केबल की वोल्टेज होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 वोल्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में यानी सिंक्रोनस मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग बलाघूर उत्पन्न करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संचार के दौरान टेलीफोन लाइनों में चलती है? सही उत्तर है विद्युत तरंगें। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो तरंग की चाल होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों ये प्रकाश की चाल भी यही होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव को प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है लाउड स्पीकर का। अगला प्रश्न है आपका, रिमोट कंट्रोल यूनिट टीवी सेट को चलाने के लिए नीचे दी गई में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगों का प्रयोग। दोस्तों यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों श्रव्य जो होती है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसकी सीमा होती है, और 20 से कम इसकी आवृत्ति होती है तो वो अपश्रव्य होती है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इसकी ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। दोस्तों ये थे फाइनली हमारे प्रश्न, जो कि लगभग 150 प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि हमने सभी चैप्टर से ये प्रश्न लिए थे, जो कि आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण की तरह साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। क्यों जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो इस सीरीज को याद करोगी कि हमने वो सीरीज देखा था, वहाँ से ये प्रश्न मिल गया है। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों कम से कम 5 दोस्तों में आप इसे शेयर ज़रूर करें। अगर दोस्तों इसमें अधिक व्यूज आएंगे तभी हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसे फिर बंद कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।